नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सीरीज में बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आपसे जुड़ने वाला हूं। आप जानते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। अब साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है ये आपको पता ही है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी को अभी मैंने साइड किया हुआ है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री लगातार चल रहा है आपका, और साथ ही साथ इकोनॉमी से आपके 2 से 3 प्रश्न देखने मिलेंगे जरूर। और जब देखने मिलेंगे तो जो बेस्ड प्रश्न है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, उसी से आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। तो अगर आपको सफलता पानी है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस हैं, आपको 1 भी रुपया दे नहीं है, तो इतना बढ़िया ऑफर आपको बहुत कम ही मिलता है। तो दोस्त आइए, पूरे जोश, उमंग और सक्रियता से लग जाते हैं, जुट जाते हैं अपनी इस तैयारी में। तो ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का कमेंट करके आप कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए। देखते हैं कितना बढ़िया आप इसमें परफॉर्मेंस करते हैं, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। और अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो भाई हम लोग देख ही लेंगे कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया आपने। लेकिन आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। आइए, पहला प्रश्न आपको इकोनॉमी से देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी के 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 4 से 3 प्रश्न मैं लेता हूं, कभी कभी 5 प्रश्न भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना ही रखूंगा मैं। चलिए, तो बहुत ज्यादा व्याख्या तो इकोनॉमी पे करनी नहीं है। इकोनॉमी बहुत ज्यादा डीप नहीं आएगा ऊपर से ही आएगा, जहां से आएगा मैं बताता चलूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर का नहीं है? प्राइवेट सेक्टर का नहीं है पूछ रहा है, मतलब है यार, नहीं का बात ही नहीं कर रहा है। कौन सा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, मतलब कि प्राइवेट एजेंसियों के पास इसका एथोराइजेशन है। एथोराइजेशन किसके पास है? प्राइवेट एजेंसी के पास है। तो आप देखिए, इसमें से आपको इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ये प्राइवेट नहीं है, विजया बैंक भी प्राइवेट नहीं है, सिंडिकेट बैंक भी प्राइवेट नहीं है। आप इसे देखेंगे तो सरकार द्वारा इस पे क्या हो है, आधिपत्य होता है। तो ये सारी बैंकें जो हैं ये तो भाई प्राइवेट सेक्टर की नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की कौन सी बैंक है? यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया ये जो है आपका, इसे जान लीजिए कि ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ये, ठीक है। चलिए आगे चले। देखिए, इकोनॉमी में मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, जिस पे डीप जाने की बात होगी मैं उस पर बता दूंगा आपको। व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता है? भाई, सहकारी बैंक में आपका व्यक्तिगत खाता खुलता है, अनुसूचित बैंक में भी खुलता है, भारतीय रिजर्व बैंक और इनमें से कोई नहीं को तो हटा दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, जो बैंकों को ऋण प्रदान करता है या उन्हें उनका लेखा जोखा रखता है। पूरे भारत में जितनी बैंकें हैं उनका लेखा जोखा रखता है। यानी कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, आरबीआई में किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं खुलता है। किसी का जो पर्सनल अकाउंट होता है, आप कहते हैं ना कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट आरबीआई नहीं खोलता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं। आरबीआई के बारे में तो आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो आपके पास ना हो। अगर नहीं है तो आप सीधे सीधे मेरे एक वीडियो पर जाएंगे जिसमें आरबीआई के बारे में ही पूरी जानकारी दी गई है। आरबीआई के गवर्नर के बारे में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता से मुंबई कब आया, ये सारी चीजें डेट वाइज पूरा उस पर दिया गया है आपको, ठीक है। चले आगे फिर। जब सारी चीजों की जानकारी आपके पास है तो फिर क्या ही कहना। आइए, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी। पहली महिला उप गवर्नर थी। पहले उप गवर्नर कौन थे वो भी बता दीजिए। पहले उप गवर्नर कौन थे वो भी बता सकते हैं ना आप लोग। तो पहले उप गवर्नर का नाम मैं बता दे रहा हूं, तब तक इसमें से आप बताइएगा। उप गवर्नर, जो पहले उप गवर्नर हैं उनके बारे में आप बता दीजिए, ठीक।
तो ये चीजें तो मैं गवर्नर के बारे में बता दे रहा हूँ। पुरुष कौन थे? तो ये थे सर जेम्स बी टेलर, इनका पूरा नाम था। सर जेम्स बी टेलर इनका पूरा नाम है। ये कौन है? तो ये एक भारतीय मतलब भारतीय कह रहे हैं जी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के फर्स्ट क्या थे? ये सब गवर्नर थे, उप गवर्नर थे। ठीक है, तो इनके बारे में तो जानते रहिए, इनके बारे में भी जान लीजिए। और ये जो पूछा है पहली महिला गवर्नर, भाई पेपर में आया हुआ है ऐसा प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न पर तो आप ध्यान दीजिएगा। इनका क्या नाम है? के जे उदेसी। क्या नाम है इनका? के जे उदेसी नाम है। आपको पता था? क्या आपको ये नाम पता था? ईमानदारी से बताइएगा। के जे उदेसी। और ये आरबीआई के उप गवर्नर के बारे में पता था आपको? आप लोग सिर्फ गवर्नर के बारे में जानते हैं कि कौन गवर्नर है। इस समय कौन है बता दीजिएगा। मैंने तो बताया हुआ, कई बार बताया हुआ है, इसलिए बताने का मन नहीं होता है, लेकिन आप कमेंट करेंगे कि सर जी बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए। एस मल्होत्रा जी हैं इस समय, पूरा नाम मैं नहीं लूंगा, साथ में बोल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? अच्छा, उद्देश्य से आया है प्रश्न, तो उद्देश्य भी मैंने बताया हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उद्देश्य भी मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। जब मैंने बताया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या क्या बताया बताइए। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये आरबीआई का उद्देश्य है। अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, ये भी उद्देश्य है। स्फीति यानी कि मुद्रा स्फीति जब होती है, मुद्रा स्फीति घटाव बढ़ाव जब होता है मुद्रा का, तो स्फीति दबाव का नियंत्रण करना, ये भी है, ये भी है भाई। तीनों के तीनों है, इसका मतलब चौथा नहीं होगा। सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखना, सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, न्याय को सुनिश्चित करना भाई ये तो न्यायपालिका का काम है ना, न्यायपालिका का काम है, न्यायालय का काम है। ये कहाँ आरबीआई का काम हो गया? तो ये आरबीआई का कार्य नहीं है, आरबीआई का उद्देश्य नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये बेचारा किसका है? न्यायपालिका, जुडिशियरी का है, ना कि आपके आरबीआई का है। आरबीआई के ये तीनों हैं, तीनों के तीनों आरबीआई के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो उद्देश्य भी मिल गया आपको। ऐसे ऐसे उद्देश्य होने चाहिए, सारे उद्देश्य के बारे में जानना चाहिए। आरबीआई से प्रश्न आपके इकोनॉमी में तो जरूर पूछता है। चलिए पिछले पेपर उठा के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बैंकों का बैंक लीजिए, 5 प्रश्न आपके इकोनॉमी से हैं आज। बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है, या किसे कहा जाता है बैंकों के बैंक के नाम? बैंकों का बैंक मैंने आपको बार बार कई बार पढ़ाते हुए बताया होगा कि आरबीआई जो है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही आरबीआई का क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक के नाम से कहा जाना जाता है, क्योंकि ये बैंकों के लेखे जोखे रखता है, बैंकों को ऋण देता है। क्या करता है? बैंकों का लेखा जोखा रखता है, बैंकों को ऋण देता है, बैंकों को कैश प्रदान करता है, बैंकों को क्या करता है? कैश प्रदान करता है। ना कि इसमें पर्सनल अकाउंट होता है, इसमें कोई पर्सनल अकाउंट किसी का नहीं होता है, इसमें व्यवसायिक अकाउंट होता है, इसमें बड़े बड़े अकाउंट होते हैं जो व्यवसायिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो आरबीआई है, ये बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे बैंकों का हेड है, सारे बैंकों का लेखा जोखा रखता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई। चलिए आगे चलें। चलिए, इसके बाद आपको साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, मुझे लगता है। ले लीजिए, केमिस्ट्री का प्रश्न है, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद निलंबन का, इमल्सन का, फेन का, जेल का। ना फेन का है, ना जेल का है, ना निलंबन का है। ये जो दूध होता है भाई, एक प्रकार का कोलायड होता है, इमल्सन यानी कि पायस होता है, पायसीकृत होता है। दूध क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है दूध का, यानी कि पायसीकृत होता है दूध। दूध पायसीकृत होता है यानी कि एक प्रकार का कोलायड है, एक प्रकार का क्या है? कोलायडी विलयन है, कोलायडी विलयन है। अब एक प्रकार का कोलायडी विलयन है। कोलायडी विलयन क्या होता है दूध? तो कोलायडी विलयन में जो मिश्रण होते हैं, दो यौगिक होते हैं, जो दो पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका वसा हो गया, वसा और दूध, वसा और जल, वसा और दूध, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में आघुलनशील होते हुए भी एक में घुले होते हैं, आघुलनशील होते हुए भी क्या होते हैं? एक दूसरे में मिक्स मर्ज होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? कोलायड कहा जाता है। और कोलायड जो होते हैं एक प्रकार के पायस होते हैं। क्या होते हैं?
पायस होते हैं जो पायसीकृत होते हैं। तो ये दूध का प्रकार है, यही क्या है, यही दूध का गुण है, दूध का गुण है। ठीक है, आगे चलें, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। तब दूध के इतने गुण हैं कि बता ही नहीं सकते इतनी आसानी से, इतने जल्दी में तो नहीं बता सकते, बहुत गुण होते हैं दूध के। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है भाई, अमोनिया। अमोनिया आपकी घुलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलती है, HCl भी घुलता है, बचा कौन, तो बचा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये आपका जल में सबसे कम घुलनशील, जल में सबसे कम घुलनशील होता है भाई, सबसे कम घुलता है ये, सबसे कम घुलता है कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन जो होता है ये पौधों का पोषक तत्व होता है, पौधों के लिए, पौधों का पोषक तत्व होता है ये, पौधों का पोषक तत्व होता है कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए नाइट्रोजनीकरण होता है, और नाइट्रोजनीकरण के द्वारा ये अपने भोजन को संग्रहित करते हैं कौन, पौधे। तो पौधों के लिए लाभदायक होता है, लेकिन जल में बहुत कम घुलनशील होता है। ठीक है, ये बात जानते रहिए, ये बात नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में और देखते हैं, तो एक तत्व HCl3 H2O5 और कैल्शियम 3 का और X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है। अच्छा ये देखिए, ये नहीं होंगे भाई, ये नहीं होंगे, देखिए ना ये होगा ना ये होगा, ये दोनों एक ही में होंगे, ये दोनों एक ही में होंगे, यौगिक बनाता है। ठीक है, तो लेकिन ये वाला यौगिक नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है, तो ये इनकी संयोजकता और हाँ संयोजकता से जुड़ा हुआ है, बैलेंसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बैलेंसी से जुड़ा हुआ प्रश्न देखेंगे तो इसमें से सबसे कम क्रिया, अभी मैंने बताया जल में भी कम घुलनशील है, तो भाई इसकी क्रिया भी कम होती है, सबसे कम क्रिया होती है। तो ये देखिए नाइट्रोजन, इसमें भी कौन आ गया, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है ये हर जगह पे फिट हो जाएंगे, हर जगह पे फिट होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका भी आंसर बन गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है भाई, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम अगर मैं बता दूं, आप कहेंगे कि ये है, क्या है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 होता है, यानी कि इसे खाने का सोडा कहते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, हाँ ये Al2SO4 है, K2SO4 Al2SO4 होला प्राइस H2O फैक्ट्री का होता है, उसी में से निकला हुआ है एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, हाँ ये हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, KOH होता है। ठीक है, उसके बाद बचा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही आपका कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार का प्रबल क्षार होता है, एक प्रकार का क्या होता है भाई, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, प्रबल क्षार होता है, यानी कि एक प्रकार का बेस होता है, एक प्रकार का क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कास्टिक सोडा किसे कहते हैं। अब कास्टिक सोडा आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर ये सारी चीजें, बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सारी चीजें हो गई, सबके सूत्र जान गए आप। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। ये रहा प्रश्न आपका अगला, नीला थोथा। नीला थोथा यानी कि ब्लू वेट्रियोल, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लू वेट्रियोल कहते हैं, वेट्रियोल। ठीक है, ब्लू वेट्रियोल कहते हैं इसको। तो ब्लू वेट्रियोल जो ये कहलाता है, यानी कि इसे नीला थोथा कहा जाता है। तो इसका सूत्र को, इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए CuSO4। क्या होना चाहिए, CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट होना चाहिए। कॉपर सल्फेट कहाँ पर है, तो देख लीजिए कॉपर सल्फेट ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम, आयरन और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है भाई, तो सोडियम सल्फेट इस तरह से आप बना सकते हैं, Na2SO4, इस तरह से आप बना सकते हैं सोडियम सल्फेट, लेकिन सोडियम सल्फेट इसका आंसर नहीं होगा, सोडियम सल्फेट आंसर नहीं होगा, क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में ऐसे लिखा जाता है, याद देखिए CuSO4 ये होता है। चलिए बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रश्न मजेदार है, देखिए 10 हो गया तो 11वें का आंसर दीजिए, 10 हो गया, 11वें का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। देखिए अब आगे प्रश्न फिजिक्स से,
मैं आपको इकोनॉमी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब साथ लेकर चल रहा हूँ। जिस दिन बायोलॉजी लेकर आऊँगा, बायोलॉजी में आपका तो एकदम मजे ही आ जाएंगे आपको। देखिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, ना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा गहराई से पूछेगा, ना इकोनॉमी से, इसलिए इन तीनों को मैं ऊपर से ही ऑरली लेकर चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इतना ब्रॉडली ले लेता कि आपको क्या ही कहते हैं आप फिर। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इसमें कार्य से पूछा गया है, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कार्य किया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, ना कि कोई कार्य कर रहा है। हर्ष क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे बल और विस्थापन की बात ही नहीं की गई है, F/D की बात ही नहीं की गई है, तो इसे तो एकदम छोड़ दीजिए, इसमें कार्य नहीं हो रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक लेकर खड़ी है, कोई बात नहीं, इस पे भी खड़ी है। जब देखिए W बराबर F/D होता है, W बराबर F/D होता है, लेकिन बल और विस्थापन में संबंध कैसा होना चाहिए, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन का अगर संबंध आप जान रहे हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी। बल और विस्थापन में देखिए, बल और विस्थापन, बल अगर 0 हुआ तब भी कार्य नहीं होगा, विस्थापन 0 हुआ तब भी कार्य नहीं होगा। अगर देखिए बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है तब भी कार्य नहीं, तब नकारात्मक कार्य होगा। बल और विस्थापन यदि लंबवत हैं तब भी कार्य नहीं होगा। तो इस तरह से कार्य नहीं होगा का मतलब विपरीत दिशा में होगा तो नकारात्मक कार्य होगा। एक ही दिशा में दोनों होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, एक दिशा में होने चाहिए। जब दोनों एक दिशा में होंगे तो कार्य होगा, बस इतनी यही शर्त है इसकी। तो आइए देखते हैं, पुस्तक रखी है कोई बात नहीं। श्रुति कुर्सी पर बैठी, कुर्सी पर बैठना कोई कार्य थोड़ी होता है। खुशी घर के दीवार को धक्का देना चाहती है और देने में असफल रहती है। ओहो, हाँ, मैंने गलत कर दिया, कुछ गलत खास नहीं किया है, ऑप्शन में गलत किया है। चलिए ये देखिए, पढ़ रहा है मतलब कुछ कार्य नहीं कर रहा है। पिंकी समतल पर अपने सिर पर पुस्तक लेकर, मैंने सोचा खड़ी है, खड़ी नहीं है, ये समतल पर पुस्तक लेकर चल रही है। क्या कर रही है, चल रही है पुस्तक लेकर, तब जाके इसमें कार्य हो रहा है। इसमें कार्य क्या हो रहा है, हो रहा है। क्यों, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में। वो उस इंसान से बल लग रहा है, उस इंसान से क्या हो रहा है, बल लग रहा है और विस्थापित भी हो रही है, यानी पिंकी जो है वो विस्थापन कर रही है, जा रही है दिशा में, तो कार्य हो रहा है। कुर्सी पर बैठना कोई कार्य नहीं है। खुशी दीवार को धक्का मार रही है। दीवार को अब आप धक्का मारिए, पुश कीजिए, उसे कितना भी पुश कीजिए, अगर दीवार खिसक नहीं रही है इसका मतलब है कि आपका कार्य नहीं हो रहा है। अगर आप वहीं पर गाड़ी को धक्का मारिए, गाड़ी अपनी जगह से जा रही है, इसका मतलब आपका कार्य हो रहा है। लेकिन दीवार को धक्का मार रहे, दीवार स्थिर है, आप धक्का नहीं मार पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सिर्फ, इसका मतलब है कि कार्य आप नहीं कर रहे हैं, इसमें कार्य आप नहीं कर रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कार्य हो रहा है। और उसी को इसने पूछा था कि किसमें कार्य हो रहा है, कार्य का शर्त क्या है, कार्य की शर्त क्या है वही पूछा था। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा, लगभग कितना कार्य किया जाएगा ये पूछ रहा है। W बराबर F/D पूछ रहा है, W बराबर F/D पूछ रहा है। 1 किलोग्राम मात्रा दिया है, बल नहीं दिया है। बल ज्ञात करने के लिए किलोग्राम, और जब ये दिया हुआ हो, हाँ, बल बराबर क्या होता है, F बराबर M/G, M/G से निकालेंगे, जबकि F बराबर M/A भी होता है, त्वरण भी होता है, लेकिन यहाँ गुरुत्वीय त्वरण से लिया जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण से लिया जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 9.8 होता है। क्या होता है, 9.8 होता है। और वजन क्या है, मास क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। 1 गुणे 9.8, यानी कि F बराबर कितना आ गया, F बराबर भी आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, न्यूटन आ गया भाई, कितना है, क्या आएगा, न्यूटन आएगा। ये न्यूटन में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो न्यूटन में आ गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी तो मीटर वहां रुका हुआ है। देखिए ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है, F बराबर तो हमने निकाल लिया, D बराबर पहले से ज्ञात है, अब गुणा कर दीजिए दोनों का। W बराबर 9.8 गुणे 9.8, 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, देखिए आया हुआ है 9.8 स्क्वायर जूल। जूल क्यों होगा, क्योंकि बल का जो मात्रक था वो न्यूटन था और मीटर वहां पे लगा हुआ है, न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल, न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, जूल होता है। यानी मात्रक भी जानते रहिए, मात्रक आपको समझ में आया है, इसका मतलब है कि आपको प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसका बेस्ट आंसर यही बनेगा। बेस्ट आंसर का मतलब है कि और बाकी किसी में कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो आप निकाल सकते हैं।
आपको आता है तो। पहले मैंने बल निकाला, बल निकालने के बाद मैंने सीधा सीधा कार्य निकाल दिया, आराम से आ गया। आइए आगे चलें। ये रहा, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, मतलब एक में पूछा था कार्य होता है, एक में पूछा है कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, कार्य हो रहा है। चक्की से पानी निकाल रही है, कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। बल और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों तो ये उल्टी दिशा में हो गया यार। बल और विस्थापन, बल और विस्थापन यहाँ तो लंबवत दिशा में हो गया, लंबवत हो गया क्योंकि वो अपनी पीठ पर लेकर चल रहा है और यहाँ पर विस्थापन इस साइड हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है और लंबवत। जब ये लंबवत है इसका मतलब है कि इसका लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्या हो जाएगा, इसका बल जीरो हो जाएगा। जब बल जीरो हो जाएगा, W बराबर F इंटू डी में कोई भी जीरो हो गया तो W बराबर क्या होता है, जीरो हो जाता है। दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सुमन एक पुल में तैर रही, सही बात है, तैर रही तो कार्य कर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसका मतलब है कि कार्य हो रहा है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट के साथ लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बेचारे कोई बैच, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, कोई बैच ना खरीद पा रहे हो, तो ये पूरी तरीके से फ्री है, पूरे तरीके से फ्री है और आपको गारंटी के साथ पीईटी तो पास करवा लेगा। पीईटी पास करवाने के बाद फिर देखा जाएगा कि किसके लिए शुल्क लगाना है, किसके लिए शुल्क नहीं लगाना है। जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है, जैसे ही वैकेंसी आती है फिर वो अलग ही बात हो जाएगी, लेकिन पीईटी के लिए आपके लिए फ्री, पूर्णतः फ्री ये क्लास है। चलिए आगे चलें। ये रहा प्रश्न नंबर 14। यदि किया गया कार्य शून्य हो, यदि W बराबर क्या हो, W बराबर क्या हो, शून्य हो, W बराबर शून्य बोल रहा है, और विस्थापन के बीच का कोण बताइए, बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। तो यानी कि W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, थीटा का मान पूछ रखा है इसने, तो ये तो जीरो है, जब ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, जीरो जीरो होगा तो थीटा का मान जीरो होगा, थीटा का मान जीरो होगा तो थीटा बराबर जो कोण निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। जीरो बराबर क्या होता है, 90 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। अरे भाई आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको मान याद होगा कि साइन जीरो अंश का मान 1 होता है, साइन जीरो अंश का मान कितना, 1 हो जाएगा। तो साइन जीरो अंश का मान 1, तो 90 का कितना हो जाएगा, 90 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसी तरह से जब इसमें हो जाएगा, काश में उसका उल्टा होता है, काश में उसका उल्टा होता है, 90 का मान 1 होगा, 0 का मान, मतलब दोनों पलट जाएंगे। साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा, साइन जीरो का मान 1 हो जाएगा और 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से जब काश में आएंगे तो 0 का मान क्या हो जाएगा, 90 का मान क्या हो जाएगा, 90 का मान, अच्छा उल्टा हो गया, इसका मान 0 ही होगा और इसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे आएंगे तो इसका क्या मान हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दोनों जब उल्टे हो जाते हैं तो ये देखिए थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री ऑप्शन बी में हुआ, ठीक है, बी में हुआ तो वही आंसर हो गया। लीजिए देखिए प्रश्न, आप जब आपके दिमाग में फीड है सारी चीजें, फॉर्मूला याद है, मान याद है, थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा यार, नहीं याद है तो आप उसके मात्रक कम से कम याद रखिए, मात्रक याद रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। इकाई मान याद रखिए, ये सारी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी आसानी से किसी को याद होती नहीं है, जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप भी याद हो जाता है। मैं याद करके थोड़ी बैठा हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया, मुझे याद हो गया, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कराते हुए कर रहा हूँ और भी याद हो रहा है। चलिए 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, यानी कि F बराबर ज्ञात है, F बराबर हमें 20 न्यूटन मिल गया, ठीक है। और दिशा में विस्थापन यानी कि D बराबर हमें क्या मिल गया, 4 मीटर मिल गया। जब दोनों है तो कार्य पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, क्या मुझे बताना पड़ेगा ये प्रश्न, मुझे तो नहीं लग रहा है बताना पड़ेगा। इतना आसान सा प्रश्न अगर बताना पड़े तो फिर क्या ही कहना भाई। अभी बता के आ रहा हूँ कि W बराबर F इंटू डी करिए या F इंटू एस कर लीजिए,
जो भी आपका करने का मन करे तो डी कर लीजिए। जब यहाँ डी लगा दिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट लगाए हैं, दिशा लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन लगाइए, डायरेक्शन लगाया हुआ है, डायरेक्शन इतना मीटर है, 4 मीटर है, तो इस पे लगा दीजिए 20 गुणे 4 यानी कि 80। 80 के साथ क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। और यहाँ जूल में ही दिया है, आप लोग ढूंढते रह जाते, मान निकालने के बाद भी ढूंढते रह जाते। अगर मान नहीं पता होता तो मान निकालने के बाद भी आप ढूंढते रह जाते अगर आपको मान नहीं पता होता। देखिए न्यूटन मीटर में दिया ही नहीं है, और आया क्या है, न्यूटन मीटर आया है मात्र। अब बताइए, मान निकालने के बाद भी ढूंढते रह जाते हैं आप लोग, एन पे लगाकर चले जाते हैं। मुझे ज्यादातर उम्मीद है कि एन पे या फिर डब्ल्यू को देखकर डब्ल्यू पे चले जाते हैं। दोनों में से कोई नहीं होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही होगा, क्योंकि न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है। ठीक, तो और कोई प्रश्न है, देख लेते हैं, अगर होगा तो। वैसे तो 15 ही होना चाहिए, लीजिए 16 भी है, 16 भी है, लीजिए 16 है तो गोला फोड़िए। फिर किसी घोल की अम्लता क्षारता को ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाने को ज्ञात किया जाता है, इसे कैसे परिभाषित करेंगे। पीएच पैमाने का सूत्र पूछ लिया है, इसने सिर्फ सूत्र पूछ लिया है आपसे। तो क्या होता है भाई, इसमें होता है log, क्या होता है, तो log 10⁻x h प्लस, ये होता है। ठीक, ये होता है ना। हाँ, अगर इसे दूसरे तरीके से लिखें, माइनस log 10⁻h प्लस हो जाएगा। और ये इस तरह से नहीं होगा, तब इस तरह से नहीं होगा, log 10⁻1/h होगा ये अगर आप प्लस में चाहते हैं तो, प्लस में चाहते हैं तो इस तरह से होगा, और माइनस में चाहते हैं तो इस तरह से होगा। दो तरीके से तो आपका पीएच मान ज्ञात होता है। पीएच इसी तरह से ज्ञात होता है, ठीक है, पीएच की अम्लता क्षारता इसी तरह से ज्ञात होती है। तो इस तरह से जब ज्ञात होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि log 1/x को लिखा जा सकता है माइनस log x के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, माइनस log 10x, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, माइनस log 1/x। ये तो नहीं होगा भाई, log 10/x, इसके आगे माइनस होना चाहिए था। देखता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया है, जब माइनस लगा है तो कोई बात नहीं, सही है। log 10⁻x, ये तो दोनों ऑप्शन एक ही कर दिया है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि ये देखिए माइनस log 10x माइनस h की पावर निकल कर आ गई। चाहे वो इस तरह से लिखा होता, चाहे इस तरह से लिखा होता, दोनों में से दोनों सही हो जाता। लेकिन दोनों में से आपको कौन मिल गया, ये देखिए ये वाला मैच करवा रहा है, ये वाला मैच किया है यहाँ पर। जब ये वाला मैच किया है तो यही आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइए। ऑप्शन यही तो बन जाएगा, यही वाला ऑप्शन तो सही होगा। फिर आप मैच करवाइए, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कौन से वाले पे मैच कर रहा है, इस पे मैच कर रहा है। जब इस पे मैच कर रहा है, देखिए जब तक क्लास चल रही थी तब तक तो शोर मचा के रखे थे, और क्लास जैसे ही खत्म होने वाली है शोर भी बंद हो गया। क्या बात, गजब की बात होती है। चलिए कोई बात नहीं, आइए, हमारी क्लास चल रही है, डिस्टर्ब नहीं है, कोई बात। चलिए आप बताइए, ये हो गया ना, मैच कर गया ना यार, आराम से मैच करवाइए सारी चीजें आपको। अच्छा यही लास्ट था, देखिए ये लास्ट था आज का। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने आपको जांचना है तो प्रैक्टिस सेट में जरूर रुकिएगा, प्रैक्टिस सेट में आइएगा। ये आए हुए प्रश्न हैं, अगर आए हुए प्रश्न आप कर लेते हैं पेपर में, आपको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी व्याख्या जो करता हूँ उस व्याख्या से ही प्रश्न आएंगे, ये गारंटी। तो व्याख्या अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर ऐसी गलतियाँ बार बार करेंगे तो आप बार बार असफल होते जाएंगे, और असफल किसी को भाता नहीं। सफलता सबको आनी चाहिए, और आनी चाहिए तो मेहनत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, मेहनत करेंगे तो मेहनत होगी। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही रहने देना चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ।
बाकी फिर जुड़ते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।